हेलो दोस्तों, स्वागत है पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष आर्या। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा टॉपिक है गुप्त काल से रहेगा। गुप्त काल के जितने भी टॉप 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और प्लीज आप इसे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो गुप्त काल, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँ सब क्वेश्चन मैं सीरीज बाय सीरीज लेके आया हूँ। जैसे मैं आपका एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री का पूरा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं मैं वो सब क्वेश्चन मतलब लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे या आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप एक बार प्ले स्टोर को विजिट जरूर करें, ठीक है। उसको देखें, उसको अच्छे से समझे, उसके बाद ही पढ़े। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो पहला जो ज्ञात गुप्त जो शासक था वो कौन था, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त जो थे वो पहले ज्ञात गुप्त शासक थे, ठीक है। अगर बात करें इनके बारे में तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो गुप्त वंश का कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र थी। क्या थी राजधानी, तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि महरैली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो महरौली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, तो याद रखिएगा गुप्त ने। तो गुप्त ने स्थापित किया है, ठीक है। तो महरौली का जो लौह स्तंभ है जो गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। और ये जो दक्षिण दिल्ली में जो महरौली स्थित है वहां पे लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। किसकी विजयों का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा कि चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ पे है, तो दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित, ठीक है। दक्षिण दिल्ली में महरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो वह कौन था, तो वह जो थे वो क्या थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इनके दो नाम से जानते हैं, या तो उनको हम विक्रमांक कहते हैं या विक्रमादित्य कहा जाता है। और इसका जो काल था वो गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को और हम लोग किस नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रमादित्य के नाम से जानते थे और इन्हें विक्रमांक या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रुपयक कहते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे, कभी एग्जाम में आए तो याद रखिएगा कि सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो हरिसेन जो था वो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का राजकवि था, ठीक है। अगर बात करें तो हरिसेन ने जो इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की, तो इलाहाबाद प्रशिक्षित लेख की रचना किसने की, तो याद रखिएगा हरिसेन ने की, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो नेपोलियन कहा जाता है। और इन्हें कविराज भी कहा जाता है, किसको, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि लिच्छवी दौहित्र, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं। तो लिच्छवी जो दौहित्र जो कहते हैं हम लोग समुद्रगुप्त को ही कहते हैं, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र हो गया, समुद्रगुप्त को कहते हैं, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त की अगर माता का नाम कभी पूछ दे तो याद रखिएगा इनकी माता का नाम कुमार देवी था। क्या था, तो कुमार देवी था इनकी माता का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि हुनों के द्वारा। तो हुनों के द्वारा क्या हो गया था कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ क्या हो गया था, तो समाप्त हो गया
था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो किनके सिक्के, तो याद रखिएगा गुप्तों के सिक्के। तो गुप्तों के जो समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के हैं उसे हम याद रखिएगा कि उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो जो सिक्के हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है गुप्तों के। ठीक है, किसका, तो गुप्तों के दर्शाता है। और समुद्रगुप्त के जो कुछ सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगर बात करें गुप्तों के, तो गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसे नेपोलियन कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, तो नेपोलियन कहा जाता है उनके विजयों के कारण। ठीक है, अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने अपने जो शासन के दौरान उन्हें कब से कब तक शासन किया, तो याद रखिएगा 335 से लेके 375 ईस्वी तक क्या किया, उन्होंने शासन किया और कई युद्धों का सामना किया। लेकिन उन्हें क्या हुआ कि उसमें पराजय का सामना करा, वो कभी हार ही नहीं सके। ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार ने क्या किया, उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दे दी। तो किसने दी, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत की नेपोलियन का संज्ञा किसने दी, तो याद रखिएगा विसेंट स्मिथ। किसने दी, तो याद रखिएगा विसेंट स्मिथ ने क्या दी, तो संज्ञा दी, भारत का नेपोलियन का संज्ञा दी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था। तो भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन राजा हिंदू विख्यात था, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग जो था वो गुप्त काल था। ठीक है, किसी का माना जाता है, तो याद रखिएगा स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर की गुप्त काल में विकास धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। तो गुप्त काल में कौन से सिक्के जारी किए गए हैं, तो याद रखिएगा सोने के सिक्के। तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है, जो कि क्या है कि अनेक अभिलेखों में दिनार कही गई है। इसे क्या कही गई है, तो याद रखिएगा इसे दिनार कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 40 नंबर कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था प्रसिद्ध गुप्त संवत, याद रखिएगा 319 ईस्वी में। तो प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व ईस्वी से शुरू किया गया था। और यही चंद्रगुप्त प्रथम की राज्यारोहण की तिथि भी है। और चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम की राज्यारोहण की तिथि कब है, तो याद रखिएगा 319 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। तो इलाहाबाद में किसकी उपलब्धियां वर्णित है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन है। ठीक है, अगर बात करें इसकी रचना का, तो इसकी रचना समुद्रगुप्त के संविद ग्रहिक हरिसेन ने की थी। किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी इसकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख जो बनवाए थे वो किसने बनवाए थे, तो याद रखिएगा हरिसेन ने बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर कि फयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो फयान ने भारत में जो 399, याद रखिएगा 399 से लेके 399 से लेके 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किए थे। ठीक है, कब किए थे, तो इतना के बीच में भ्रमण किए थे। और समय उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। उस टाइम कौन शासन कर रहा था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स मेघदूतम। तो मेघदूतम जो है वो क्या है, तो कालिदास का जो ये मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इनका जो काल था वो गुप्त काल माना जाता है। कालिदास का जो काल था वो कौन सा काल माना जाता है, तो याद रखिएगा गुप्त काल। मेघदूतम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया।
तो पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन है वो किसने किया? तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने किया। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर कि मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का जो लेखक है कौन है? तो कालिदास है। ठीक है, और जो हम कालिदास को क्या कहते हैं? तो भारत के शेक्सपियर के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध कालिदास को जाना जाता है। किसको? तो भारत का शेक्सपियर। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कालिदास की, तो कालिदास के बहुत सारे पुस्तक कृतिकाएं की हैं, जैसे में अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ऋतु संहार हो गया, मालविके गिनीमित्रम हो गया, कुमार संभव हो गया, मेघदूत हो गया और रघुवंश हो गया। ये किसके हैं? तो कालिदास के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो कौन चिकित्सक नहीं है? तो याद रखिएगा चावार्क। तो चावार्क क्या है? ये चिकित्सक नहीं थे, ये बल्कि थे क्या? थोड़ा जान लीजिए कि ये क्या थे। तो ये जो थे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। ये जो थे वो भौतिकवादी दर्शन थे। ठीक है, और ये जो सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, धन्वंतरी हो गया, ये सब क्या थे? तो आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञात और चिकित्सक थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो याद रखिएगा जो दिए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिए थे। तो धन्वंतरी जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। ये क्या थे? तो आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर देखते हैं कि बारहमीर थे। तो बारहमीर कौन थे? तो याद रखिएगा एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर जिसको बोलते हैं थे। तो बारहमीर जो थे गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल के ये खगोल शास्त्री कौन थे? तो याद रखिएगा बारहमीर थे। ठीक है, और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह वृत्तन संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। याद रखिएगा इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? तो वृत्तन संहिता तथा पंच सिद्धांतिका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? तो याद रखिएगा कि गुप्त काल। तो गुप्त के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था कि अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में गुफा का संबंध गुप्त काल से है। ठीक है, और ये अजंता का गुफा कहाँ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के मोस्ट 25 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन गुप्त शासक ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉप 25 क्वेश्चन था वो वहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ ये जो हमारा चल रहा है ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं जब प्राचीन भारत जब कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, तो मैं लाऊंगा मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। तो ऐसे मैं सीरीज बाय सीरीज आप लोगों को पढ़ाते जाऊँगा ताकि आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन रहे और जितने भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।